हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ्स में स्वागत है। आज हम गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने गुप्त शासकों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त तथा अन्य शासकों के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं यूट्यूब पर। उसको देखने के बाद ही आप गुप्त साम्राज्य के प्रशासन को समझ सकते हैं, इसलिए उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आज हम गुप्त प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। कई बार प्रश्न पूछता है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या है, तो देश है, और इसके जो शासक है उसे गोपना कहते हैं। जैसे वर्तमान में भारत में केंद्र प्रमुख होता है और उसके प्रमुख जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। फिर उसके नीचे राज्य सरकार होता है, जिसके प्रमुख जो हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं। उसके नीचे जो है ग्राम पंचायत होता है, और शहर में नगर पंचायत होता है, नगर निगम होता है। तो उसी तरह जो है उस समय सबसे बड़ा इकाई जो था प्रशासन का वह देश था, और उसके शासक को गोपना कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई जो थी भुक्ति थी, जिसके शासक उपरीक थे। हमेशा प्रश्न पूछता है कि भुक्ति के शासक कौन होते हैं, तो उपरीक हैं। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है कई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता है। यह भी पूछा है कि विषय के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो विषयपति कहा जाता था। पुलिस विभाग भी होता था, जिसके प्रमुख को दंडपाशिक कहा जाता था। कई बार पूछा है कि पुलिस विभाग किस प्राचीन समय उपस्थित था, तो याद रखिएगा गुप्त शासन में पुलिस विभाग था और उसके प्रमुख को दंडपाशिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, और वह ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। वर्तमान में भी ग्राम पंचायत आप देखेंगे, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद वर्तमान में उपस्थित है। उसी तरह गुप्त काल में भी ग्राम सभा उपस्थित था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि ग्राम सभा का मुखिया कौन कहलाता था, तो ग्रामिक कहलाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के समय दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। हमेशा पूछता है कि किस गुप्त शासक के अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारों का उल्लेख है, तो याद रखिएगा ये दामोदरपुर ताम्रपत्र जो कुमारगुप्त के समय लिखा गया था, उसमें भूमि बिक्री संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। यह भी पूछता है कि दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख जो है किसने लिखवाया था, तो कुमारगुप्त ने लिखवाया था। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग या 1/6 भाग होता था। वह भूमि के अनुसार निर्धारित किया जाता था। लेकिन हमेशा प्रश्न में पूछता है कि गुप्त काल में कितना कर लिया जाता था, तो 1/6 भाग लिया जाता था भू राजस्व का। भूमि का विभाजन 5 भागों में किया गया था। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, ऐसा भूमि जो कृषि योग्य था उसको कहते थे क्षेत्र भूमि। दूसरा भूमि था वास्तु, यह वास करने योग्य भूमि, जहाँ पे लोग घर बना के रहते थे, आवास जिनका था, उसे वास्तु भूमि कहा जाता था। तीसरा था चारागाह भूमि, जहाँ पशुओं के चारा को लाया जाता था। उस भूमि से पशुओं के लिए चारा को उसमें उपजाया जाता था, वो कहा जाता था चारागाह भूमि। चौथी प्रकार की भूमि होती थी सील भूमि, जो जोतने योग्य नहीं होती थी। यह जो सील भूमि थी यह जोतने योग्य नहीं होती थी, यानी यह अनउपजाऊ भूमि थी। 5वीं प्रकार की भूमि अपृहत होती थी। ऐसी भूमि जंगली भूमि होती थी, मतलब वहाँ पे जंगल होता था, पेड़ पौधा, जहाँ पे वन जीव रहते थे, वो अपृहत भूमि कहलाता था। गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट या घटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। रहट होता था कि इस तरह घूमता था, मतलब गोल, कोई जानवर जो है एक रस्सी लगा हुआ था, जानवर यहाँ से खींचता था तो ये घूमता था, और यहाँ जो पानी होता था उसको यह पानी खेतों तक पहुँचाता था। इसको कहते थे रहट। गुप्त काल में
उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि गुप्त काल में कौन व्यापारिक केंद्र था, तो ये उज्जैन था। कई बार ये पूछा है। और रहट के बारे में भी कई बार पूछा है। आज हम पंपिंग सेट उपयोग करते हैं, जो हमारे खेतों में देखने को मिलता है, जिसका उपयोग हम जो है किसी मशीन से ज़मीन से पानी निकालने के लिए करते हैं। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। इस समय जो गुप्त शासक के समय जो स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया उसको दिनार कहा गया है। कई बार पूछता है कि गुप्त शासक के समय जो सिक्के जारी किए गए थे स्वर्ण मुद्रा, उसको क्या कहा जाता है अभिलेख में, तो दिनार कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। लेकिन गुप्त शासकों ने जो स्वर्ण मुद्रा जारी किया था वह कुषाण शासकों के द्वारा जो स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया था उससे उत्कृष्ट नहीं था, क्योंकि इस समय जो स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया था उसमें चांदी कांसा को मिलाकर उसको बनाया जाता था इस समय के स्वर्ण मुद्रा। इसलिए इस समय के जो स्वर्ण मुद्रा थे उतने शुद्ध नहीं थे जितना कुषाण काल के स्वर्ण मुद्रा थे। यह भी याद रखिएगा। हमेशा कभी कभी जो है अगर आप बीपीएससी या यूपी पीसीएस का मेंस दे रहे हैं या राजस्थान पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस, तो ये पूछ देता है, दोनों में तुलना पूछ देता है, तो उस समय इसको ज़रूर याद रखिएगा। 510 ईस्वी में पहली बार भानुगुप्त के एरन अभिलेख में भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। हमेशा यह प्रश्न में पूछा जाता है कि किसके अभिलेख में मिलता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती होने का प्रमाण मिलता है। और यह सती कौन होता है? भोजराज की पत्नी। यह भी पूछता है कि किसकी पत्नी, तो भोजराज की पत्नी। किस ईस्वी में? तो 510 ईस्वी में। यह कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में, खासकर पीसीएस में और आरआरबी एनटीपीसी में तो कई बार पूछा गया है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। वेश्यावृत्ति करने वाले को गणिका कहा जाता था, उन महिलाओं को। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के उपासक थे और उनका यह राजधर्म माना गया है। मैंने बताया है कि समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। जितने भी गुप्त शासक थे वे वैष्णव धर्म को मानते थे। इनके काल में जो है गुप्त शासन के काल में ब्राह्मण धर्म का उत्थान भी हुआ था और यह इनका राजधर्म था। विष्णु का वाहक गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था। जैसे अभी सत्यमेव जयते जो है भारत सरकार का राज चिन्ह है, उसी तरह उस समय इनका राज चिन्ह यही था। हम लोग जो अभी लिए हैं अशोक के स्तंभ से लिए हैं। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। कई बार पूछता है कि दशावतार मंदिर कहाँ है, तो देवगढ़ में है। अभी जितने भी गुप्त काल के मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर, उसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। कभी कभी पूछता है कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखिए चंद्रगुप्त II के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त II के दरबार में धन्वंतरी भी रहा करते थे, जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, चिकित्सा के ज्ञाता थे, जिसे अभी डॉक्टर कहा जाता है। वराहमिहिर भी रहते थे, ब्रह्मगुप्त भी रहते थे। ये सभी चंद्रगुप्त II के दरबार में रहते थे। इसी समय आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिका एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्यभट्टिका और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो ये आर्यभट्ट ने किया था। और आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और यही बात बाद में कोपरनिकस ने भी बताया था और आगे केपलर ने भी बताया था। दोनों को याद रखिएगा कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, बाद में कोपरनिकस ने यही बात बताया और उसके बाद केपलर ने भी यही बात बताया था। तीनों को याद रखिएगा। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में ही हुई थी। यह भी पूछता है कि पुराणों की रचना किसके काल में हुई थी, तो गुप्त काल में ही पुराणों की रचना वर्तमान रूप में शुरू की गई थी। यह कई बार पूछा गया है। और धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और कालिदास किसके दरबार में रहते थे? यह कई बार पूछा गया, याद रखिए। ये सभी चंद्रगुप्त के II के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त II इनको विक्रमादित्य की भी उपाधि लेता है, यह मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। इनके बारे में आप जाकर वहाँ मेरे प्लेलिस्ट में डिटेल से आप जान लीजिएगा। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। हमेशा प्रश्न पूछता है कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। इसको याद रखिएगा। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। अभी क्या कहा जाता है? भारत में रुपया कहा जाता है।
उस समय चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था, इसको भी याद रखिएगा। और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, यह भी याद रखिएगा। या वल्लभ, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। सारे स्मृति की रचना जो है गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में ही शुरू हुआ। पहले मंदिर नहीं बनाया जाता था, गुप्त काल से ही मंदिर बनाने की कला शुरू हुआ था। शूद्रक ने अपने मुचकटिकम नाटक में निर्धन ब्राह्मण की वेश्या से प्रेम को दर्शाया है। यह कई बहुत चर्चित है, पूरे विश्व में यह ग्रंथ चर्चित है, शूद्रक का मुचकटिकम नाटक, और इस पे कई पिक्चर भी बन चुका है। वर्तमान में शूद्रक के बारे में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए याद रखिएगा। शूद्रक ने मुचकटिकम नामक नाटक लिखा था और जिसमें ब्राह्मण एक वेश्या के साथ प्रेम करता है, यही दर्शाया गया है उसमें। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी है, और यह प्रथम भारतीय ग्रंथ है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया है, यह भी याद रखिएगा। कालिदास गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे। साहित्य के उन्होंने कई रचना साहित्य की किया है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में लिखा है। और यह बराबर प्रश्न पूछा जाता है, कई पीसीएस में पूछा गया, खासकर बीपीएससी यूपी पीसीएस में तो कई बार पूछा गया है। राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, आरआरबी, रेलवे, ये सब में पूछा जाता है। कालिदास के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण, ऐसा नहीं था कि उस समय शासक ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, क्योंकि न तो मौर्य साम्राज्य की तरह गुप्त साम्राज्य का क्षेत्र बहुत बड़ा था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में हमने बताया था कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का पूरा क्षेत्र शामिल था, लेकिन गुप्त साम्राज्य के तहत संपूर्ण भारत का क्षेत्र भी शामिल थे। दक्षिण में ये सभी जो थे दूसरे शासक के अंतर्गत थे। ऊपर में ये कश्मीर जो था दूसरे शासन के अंतर्गत था। सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो क्षेत्र है, असम, मेघालय, ये सभी क्षेत्र था दूसरे शासन के अंतर्गत था। केवल यहाँ सांस्कृतिक विकास हुआ, यानी कई रचनाएं किए गए कालिदास के द्वारा तथा अन्य विद्वान के द्वारा, इसलिए इस काल को स्वर्ण का युग कहा जाता है। ये मेंस में कई बार पूछा गया है, चाहे पीसीएस हो, कई पीसीएस में, चाहे बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, उसमें पूछा जाता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो उसके बारे में हम कभी मेंस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि क्यों कहा जाता है। बस याद रखिएगा कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण। यह प्रश्न अगर पीटी में पूछेगा तो आप सांस्कृतिक उपलब्धि लगाइएगा। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है जिससे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं कई एग्जाम में। विष्णु मंदिर जो एमपी में जबलपुर में स्थित था, तिगवा में। शिव मंदिर एमपी में नागोदा जो भुमरा है जगह, वहाँ पे स्थित है। पार्वती मंदिर नैना कुठार में स्थित है, यह भी एमपी में ही स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में यह स्थित है, यूपी में स्थित है। हमेशा पूछता है कि देवगढ़ मंदिर के बारे में कई बार पूछा है कि यह कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में देवगढ़ जिला में। शिव मंदिर यह एमपी में स्थित है, यह भी कई बार पूछा है। भीतर गांव मंदिर या भीतर गांव कानपुर यानी यूपी में स्थित है, यह भी कई बार पूछा है। इसको लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं भीतर गांव मंदिर को। और ईंटों का मंदिर है, कई बार पूछा है कि ईंटों का मंदिर कहाँ बनाया गया है, तो ये कानपुर भीतर गांव में बनाया गया है। ये इसका नाम है लक्ष्मण मंदिर या भीतर गांव मंदिर, दोनों नाम कभी कभी एग्जाम में दे देता है। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जरूर इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।